in this video we will discuss land use। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम क्या पढ़ेंगे, लैंड यूज़ के बारे में। तो देखो इसने क्या बोला है, लैंड यूज़ रेफर टू ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैंड। ठीक है, मेजर टाइप ऑफ लैंड यूज इन द अर्बन एक्सपेंशन और अर्बन स्प्रॉल विच हैज़ रिसीव सम क्रिटिसिज्म कंसर्निंग। अब देखो, जब हम क्या करते हैं, अर्बन लैंड एक्सपेंशन करते हैं तो उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो क्या प्रॉब्लम आती है, लॉस ऑफ स्कार फार्म लैंड, है ना, कि जो हमारी फार्म्स की लैंड है वो क्या है, लिमिटेड है। जो फार्म की लिमिटेड लैंड है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अर्बन एक्सपेंशन कर रहे हैं, यानी अर्बनाइजेशंस कर रहे हैं, फैक्ट्री वगैरह लगा रहे हैं। अगर अर्बनाइजेशंस हो गया यानी अर्बन करा तो वहाँ पर ट्रैफिक कंसेशन, यानी ट्रैफिक वगैरह बहुत भीड़ में, तुमने देखा होगा ना, मोस्टली इन विलेज देर आर सो लेस ट्रैफिक एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। फिर दूसरा कि मोस्टली पीपल किसकी ओर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, अर्बन की ओर, यानी पॉपुलेशन इन अर्बन इज इंक्रीजेज। डीके ऑफ टाउन एरियाज, है ना, एंड लोअर सोशल इंट्रैक्शन, और क्या आएगी, हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि हमने बेसिकली क्या देखा है कि विलेज सेशन में लोग ज़्यादा हेल्थी रहते हैं, बट इन अर्बन सेशन में हेल्थ प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशंस, पोल्यूशन, ये सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो ये क्या है हमारा लैंड यूज़, कि जब हम अर्बन एक्सपेंशन करते हैं तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब हम लैंड का पढ़ते हैं कि लैंड यूज़ करने से क्या कॉस्ट आती है, ये सब। तो देखो, तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे लैंड यूज़। देखो, रिग्रेशन का मतलब क्या होता है, रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। ठीक है, तो इसने क्या बोला, रिग्रेशन ऑफ अर्बन लैंड एरिया ऑन मेजर्स ऑफ पॉपुलेशन। तो रिग्रेशन ऑफ किसका, अर्बन लैंड एरिया का और पॉपुलेशन का। ठीक है, और किस किस के साथ रिलेशन है अर्बन लैंड एरिया का। तो हम अर्बन लैंड एरिया का रिलेशन पढ़ेंगे मेजर ऑफ पॉपुलेशन के साथ, फार्म लैंड रेंट, है ना, कि जो फार्म की लैंड है वो उनका रेंट, कम्यूटिंग यूनिट कॉस्ट एंड इनकम कैन कैप्चर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अर्बन लैंड एरिया। तो इसके अंदर देखो, हमारा जो एन है ये क्या है, ये है हमारा अर्बन लैंड एरिया। जैसे इसने बोला अर्बन लैंड एरिया को मैंने एन मान लिया, और ये क्या है, मेरे सारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं। ठीक है, मीन्स इनमें चेंज आएगा तो मेरे अर्बन लैंड एरिया में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो दिस इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इज़ इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि जब हमारे वेरिएबल जीरो है तो कुछ ना कुछ फिक्स्ड है। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या देखा कि रिग्रेशन किसके बीच में, अर्बन लैंड एरिया और इन सब के बीच में। अब ये सारे क्या है, ये पॉपुलेशन है, फार्म लैंड रेंट है, कम्यूटिंग यूनिट कॉस्ट है। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ, मीन्स इसको कांस्टेंट मानती हूँ, अब मैं मान रही हूँ कि इसमें चेंज आने से इसमें कितना चेंज आता है, उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। मीन्स हाउ मेनी परसेंटेज चेंज इन एन, यानी अर्बन लैंड एरिया ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन दिस फैक्टर, मीन्स इन दिस वेरिएबल। ठीक है, तो मान लो ये क्या है, हमारा पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन के चेंज आने से हमारे अर्बन लैंड एरिया में कितना चेंज आया है, उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, ध्यान से देखना। तो देयर फॉर द एक्स इलास्टिसिटी ऑफ अर्बन लैंड एरिया इज गिवन बाय। तो देखो, जब भी हम किसी की इलास्टिसिटी निकालते हैं तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में। तो देखो इसमें क्या होता है, इन दिस केस यहाँ पर हम डेरिवेटिव करेंगे किसका, इसका। ठीक है, यानी डी एन डी एक्स और मल्टीप्लाई में इनिशियली वैल्यू ऑफ एक्स एंड इनिशियली वैल्यू ऑफ एन। तो यहाँ तक बात समझ में आती है ना। तो चलो, अगर हम इसी क्वेश्चंस का निकालते हैं, ये वैल्यू निकालते हैं, तो जब हम ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशन में, तब हमारा क्या आएगा, तब अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा बीटा।
याद रखना जो भी हमारा कॉफिशेंट, इसको कॉफिशेंट बोलते हैं, ये वाई यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा, ये जो गामा ये कॉफिशेंट है इसका। तो जो हमारा कॉफिशेंट होता है वही हमारा इलास्टिसिटी निकल कर आता है। तो यहाँ तक क्या बात समझ में आती है? इसको और भी लिख सकते हैं तरीके से, हम बोल सकते हैं परसेंटेज चेंज इन एन, यानी परसेंटेज चेंज इन लैंड, अर्बन लैंड एरिया ड्यू टू, है ना। देखो इसका और फॉर्मूला क्या है इलास्टिसिटी निकालने का, परसेंटेज चेंज इन लैंड, अर्बन लैंड एरिया ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन पॉपुलेशन। जब हम ये निकालेंगे तो ये आएगा बीटा, यानी क्या है ये हमारा इलास्टिसिटी क्या है, बीटा है। तो कहीं यहाँ तक बात समझ में आती है? तो ये हमने जनरली क्या पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया लैंड, हमने पढ़ लिया कि लैंड का रिग्रेशन है, और उस लैंड रिग्रेशन में अगर हमें परसेंटेज निकालना है, मीन्स अगर हमें प्राइस इलास्टिसिटी निकालना है, तो हम परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स दिस, और डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ तक समझ में आती है। अब देखो लैंड यूज़, अब लैंड यूज़ में हम कुछ कुछ क्या पढ़ेंगे, ऑप्शंस पढ़ेंगे, मीन्स कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे इसके। तो देखो लैंड यूज़, ठीक है, लैंड यूज़ किस केस में, ओपन स्पेस बेनिफिट, मीन्स अगर जो लैंड है वो बिल्कुल ही ओपन है तो उसका क्या बेनिफिट है, ठीक है। दोबारा देख लो, तो यहाँ तक बात समझ में आती है। जो मेरा ओपन स्पेस है इसको मैं बी से डिनोट करती हूँ, ठीक है। तो जो ये मेरा ओपन स्पेस है, यहाँ पर हमारी टू टाइप्स रेंट होती है, एक होती है फार्म लैंड रेंट, ठीक है, जिसको आर एफ से डिनोट किया जाता है, और एक होती है हमारी हाउसिंग, अगर हम हाउसिंग लैंड, हाउसिंग यानी हाउस पे ले रहे हैं, हाउस ले रहे हैं, तो रेंट इसका क्या आएगा, आर, यानी यहाँ पर मैं क्या लिखूँ फिर, हाउसिंग का। ये समझ में आता है? तो ओपन स्पेस बेनिफिट को मैंने बी से डिनोट किया, ठीक है। और ये मेरा दो टाइप का रेंट है, एक फार्म लैंड रेंट है और एक हाउसिंग लैंड रेंट है। अब देखो यहाँ पर टू टाइप्स की मार्केट आती है, एक प्राइवेट मार्केट आती है और एक सोशल मार्केट आती है, ठीक है। तो देखो मैंने बोला मार्केट ऑप्टिमल अर्बन डिस्टेंस। अब देखो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा ना, मान लो हम यहाँ हैं तो हमें जहाँ लैंड लेनी है उसका बीच में डिस्टेंस होगा, तो वो ऑप्टिमल डिस्टेंस क्या होगा, मैंने मैक्रो में पढ़ाया हुआ है डिस्टेंस का लेकर। तो देखो मार्केट ऑप्टिमल, यानी ये मार्केट में प्राइवेट की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जो प्राइवेट होता है वो हमेशा, ये ओपन स्पेस जो हमारा बेनिफिट है ना, ये हमारी एक एक्सटर्नलिटी है। एक्सटर्नलिटी का मतलब होता है कि कोई चीज़, जैसे हमने प्रोडक्शन करा तो प्रोडक्शन से मान लो पोल्यूशन किया, तो पोल्यूशन किसी पे हार्म करेगा उसके आसपास रहने वाले लोकल एरिया को, तो वो हमारी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी हो गई, ठीक है। मीन्स प्रोडक्शन या कंजप्शन कोई और कर रहा है बट उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट दूसरों पे भी पड़ रहा है, तो उसको हम एक्सटर्नलिटी बोलते हैं। तो जो ये मार्केट ऑप्टिमल है ना, अर्बन डिस्टेंस यानी डी स्टार, ये हमेशा बेनिफिट को क्या करती है, इग्नोर कर देती है। तो हम बोलेंगे इग्नोर्स द ओपन स्पेस, ये हमेशा ओपन स्पेस बेनिफिट को क्या करती है, इग्नोर करती है, ठीक है। एंड दस, और इस केस में इसका इक्विलिब्रियम कहाँ आता है, दस अकर्स कहाँ, जहाँ पर इन दोनों के जो रेंट हैं वो क्या हो, इक्वल हो। ये हमारी मार्केट ऑप्टिमल अर्बन डिस्टेंस है, यानी ये हमारी प्राइवेट की बात कर रही हूँ मैं, कि तो प्राइवेट का ऑप्टिमल कहाँ आएगा, जब दोनों, यानी जो ये दोनों रेंट है ना, फार्मर लैंड एंड हाउसिंग रेंट, ये दोनों क्या हो, इक्वल हो।
तो ये क्या होगा, ऑप्टिमल कंडीशन होगा किसका, मार्केट अर्बन डिस्टेंस का। हम क्या करते हैं, हमने तो ये प्राइवेट का पढ़ लिया, लेकिन जो हमारा सोशली ऑप्टिमल अर्बन डिस्टेंस है, अब देखो सोशली अर्बन डिस्टेंस यानी डी डबल स्टार, ये सोशल की बात कर रहे हैं। सोशली यानी जब भी हम सोशल की बात करते हैं तो वो बेनिफिट हो या लॉस हो, वो कभी भी इग्नोर नहीं करते हैं। ये हमेशा बेनिफिट एंड लॉस को लेकर चलते हैं, किसमें, सोशलिज्म में, यानी सोशली अर्बन डिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये ओपन स्पेस का बेनिफिट हो या नुकसान हो, ये दोनों चीज़ को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो हम बोलेंगे इंक्लूड्स द ओपन स्पेस बेनिफिट एंड thus occurs, ठीक है, कहाँ, देखो ये मेरा हाउसिंग रेंट है, ठीक है, ये हमेशा बेनिफिट किसको, फार्मा को, ये आर स्मॉल लिखो या कैपिटल लिखो बात बराबर है ना। ये बेनिफिट किसका है, फार्मर का आ गया, ये यहाँ पर अकर होगा। तो यहाँ तक बात समझ में आती है। तो ये क्या है हमारा, तो हमने सिंपल ये देखा कि जो हमारा ओपन स्पेस बेनिफिट है ना, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेंट, एक हाउस फार्म लैंड रेंट होता है और एक हाउसिंग लैंड रेंट होता है। जो हमारा मार्केट ऑप्टिमल है वो हमेशा बेनिफिट को क्या करता है, मीन्स एक्सटर्नलिटी को इग्नोर कर देता है। तो अगर ये इग्नोर कर रहा है तो उसकी ऑप्टिमलिटी कहाँ आएगी, जब जहाँ पर दोनों का रेंट क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, अगर मैं सोशली की बात करूँ तो ये हमेशा बेनिफिट को क्या करती है, इंक्लूड करती है। तो इसका ऑप्टिमम कहाँ आएगा, यानी सोशल, यहाँ पर ऑप्टिमम वर्ड आएगा, ऑप्टिमल अर्बन डिस्टेंस कहाँ आएगा, जहाँ पर सोशली हमेशा बेनिफिट को ऐड करता है, तो बेनिफिट किस में ऐड होगा, फार्म लैंड में, यानी फार्म लैंड रेंट में बेनिफिट ऐड कर दोगे तो ये हमारा हाउसिंग रेंट के क्या आएगा, इक्वल। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। तो देखो डायग्रामेटिकल इसको देखना, ये है। अब देखो यहाँ मैंने लिया डिस्टेंस, यानी लैंड का कितना डिस्टेंस है, यहाँ मैंने लिया रेंट यानी डॉलर में, इतनी बात समझ में आती है। ये मेरा रेंट है हाउसिंग का। देखो डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मतलब ये रेंट है, डिस्टेंस कम तो रेंट ज़्यादा, और डिस्टेंस ज़्यादा तो रेंट कम। ठीक है, ये रेंट है हाउसिंग का, कि डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा हाउसिंग का रेंट उतना कम होगा। ठीक है, तो बच्चे देखो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये मेरा फिक्स है, फार्म किसका, रेंट किसका, फार्म का, है ना। फार्म का लैंड, जो फार्म ने अपनी लैंड दे रखी है यूज़ के लिए, उसका तो फिक्स्ड ही जाएगा ना अमाउंट। ठीक है, और जो हमारा ये क्या है, ये तो हमारा मार्केट का है ना, क्योंकि मार्केट तो बेनिफिट यूज़ नहीं करता, लेकिन जो हमारा सोशली है वो बेनिफिट इंक्लूड करता है, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा, क्योंकि उसने क्या बोला कि जो फार्म है, फार्म लैंड है, उसको ओपन स्पेस का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ हमारा इक्विलिब्रियम है, ये डी स्टार है किसका, प्राइवेट का इक्विलिब्रियम। ठीक है, और ये है सोशली। तो सोशली में क्या होगा, हमारा डिस्टेंस कम होगा और रेंट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वो बेनिफिट को क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है। तो या तो ये डायग्राम समझ में आता है। अब देखो लैंड,
लैंड यूज़। अब देखो, अगर हम अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, अर्बन में लैंड यूज़ कर रहे हैं, तो मोस्टली पीपल क्या करेंगे, वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। तो यानी अर्बन में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। तो अर्बन में अगर शिफ्ट हो रहे हैं तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी ट्रैफिक की, है ना, ट्रैफिक कंजेशन की। वहाँ पर कंजेशन कॉस्ट, ट्रैफिक कंजेशन कॉस्ट, कुछ ना कुछ तो ट्रैफिक की कॉस्ट, लाइक मान लो नंबर ऑफ़ कार्स बढ़ गए तो वहाँ पर जो स्पीड है गाड़ियों की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना, टोल टैक्स देना पड़ेगा। तो अब देखो हम पढ़ेंगे ट्रैफिक कंसेशंस कॉस्ट। तो ट्रैफिक कंजेशंस कॉस्ट पढ़ते हैं। तो ये भी क्या है, एक मार्केट फेलर का काम है। ये मार्केट फेलर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट बढ़ रही है। तो ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को शो करता है, किसको, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को। तो यहाँ तक बात समझ में आती है। अब देखो, मैं मार्केट की बात कर रही हूँ, अगर मैं प्राइवेट मार्केट की बात कर रही हूँ तो वो अगेन इसको इंक्लूड नहीं करेगा, है ना, क्योंकि ये ना तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी को इंक्लूड करता है, ना ही क्या करता है, ना ही पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी को इंक्लूड करता है, ना ही नेगेटिव को। देखो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, है ना, अगर नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ आएगी, नंबर ऑफ़ कार्स बढ़ेंगे, है ना, ट्रैफिक्स बढ़ेंगे, तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है। और इस नेगेटिव एक्सटर्नलिटी की वजह से क्या होगा, अराइजिंग फ्रॉम हैविंग एक्स्ट्रा कार्स ऑन द रोड। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब देखो इस केस में मार्केट ऑप्टिमल अर्बन डिस्टेंस का डी लिख देती हूँ मैं, ठीक है, डिस्टेंस यानी डी स्टार क्या होगा, अगेन ये कॉस्ट को क्या कर देगी, इग्नोर कर देगी। ये यहाँ से है ना, ये यहाँ का बता रही हूँ मैं, इग्नोर्स द कंजेशन कॉस्ट, है ना, ये कॉस्ट को भी इग्नोर, कि जो हमारे ट्रैफिक लग रहे हैं उस वजह से जो हमारी कॉस्ट आ रही है, यानी जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी आ रही है वो मार्केट क्या कर देगा, इग्नोर। और इसका अगेन कहाँ पर आएगा इक्विलिब्रियम, जहाँ पर हमारा हाउसिंग रेंट किसके इक्वल हो, किसके इक्वल हो, बताओ, हाउसिंग रेट किसके इक्वल हो, हमारे फार्म के, ठीक है। ये है हमारा मार्केट। अब हम पढ़ते हैं सोशल। तो सोशली, अब हम क्या पढ़ेंगे, सोशल का, ठीक है। तो देखो सोशली ऑप्टिमल अर्बन डिस्टेंस यानी डी स्टार, ये सोशल के लिए डी स्टार है, डबल स्टार। तो ये तो हमेशा क्या करती है, बेनिफिट हो या कॉस्ट हो, हर किसी को क्या करती है, इंक्लूड। तो इंक्लूड्स द कंजेशंस कॉस्ट, है ना। अब देखो ये जो कॉस्ट है ये फार्म लैंड को तो पड़ेगी नहीं, ये किसको पड़ेगी, हाउसिंग रेंट को, ठीक है। तो ये इसके इक्वल होना चाहिए। हाउस अब क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, क्योंकि क्या आ रही है, कंजेशंस कॉस्ट आ रही है, ठीक है। अब इसका डायग्राम देखो, अगेन यहाँ हमारा रेंट इन डॉलर, दिस इज डिस्टेंस, ये तो फिक्स्ड है। ये क्या है हमारा, ये है हमारा एफ, ठीक है। अब ये क्या है हमारा हाउसिंग रेंट, एच किसका, प्राइवेट
ठीक है। तो ये क्या है हमारा प्राइवेट है, किसका, प्राइवेट का हाउसिंग रेंट है। अब ये थोड़ा स्टीपर हो जाएगा, ये यहाँ पर कट करेगा, ये वैल्यू आ जाएगी RH क्योंकि वैल्यू बढ़ गई तो ये क्या हो जाएगा, स्टीपर हो जाएगा। तो यहाँ ये थोड़ा इधर है, ये D* और ये यहाँ वैल्यू टच हुई थी ना, और दिस इज D*। तो ये हमारा सोशली आ गया और ये हमारा क्या आ गया, प्राइवेट यानी मार्केट का आ गया। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस हमें क्या पढ़ना है कि ट्रैफिक यानी ट्रैफिक कंसेशन कॉस्ट है तो क्या है, अगर हमारा बेनिफिट है तो क्या है, और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना इसके अंदर। अब हम कंसेशन पढ़ेंगे, है ना, हाईवे के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें, अब हमने क्या पढ़ना है, कंसेशन पढ़ना है। देखो कंसेशन, अब इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, तो देखो यहाँ पर हम मानते हैं टी, कुछ चीज़ें डिनोट करते हैं। टी इज़ द नंबर ऑफ कार्स ऑन द हाईवे, ठीक है ना। तो देखो जो नंबर ऑफ कार्स, अगर नंबर ऑफ कार्स बढ़ती जाएगी तो ये क्या करेगी, डिक्रीजिंग हाईवे ट्रैफिक स्पीड, ये स्पीड को कम कर देगी, यानी जिसको हमने एस से डिनोट करना है ना। तो इस केस में देखो हमारा नंबर ऑफ कार्स ऑन हाईवे कितना होगा। तो देखो इस केस में एक बार डायग्राम देखते हैं हम। तो हमने क्या पढ़ा कि हाईवे पे जितना नंबर ऑफ कार्स बढ़ेगा उतना ही हमारा जो ट्रैफिक का स्पीड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको हम डायग्रामेटिकल देखते हैं। यहाँ पर हमारा किलोमीटर पर आवर, या हमारा डिस्टेंस नहीं, यहाँ पर हमारा आएगा टोटल नंबर ऑफ कार्स। तो देखो टोटल नंबर ऑफ एक स्पीड पे सेम रहेगा, लेकिन हमने अभी क्या पढ़ा, ये क्या हो जाएगा, स्पीड डिक्रीज, ये हमारी स्पीड है। और किस पे, और ये टी जो मैंने डैश किया है ये क्या है हमारा, ये है हमारा थ्रेश होल्ड नंबर पूरा लिखती हूँ, नंबर ऑफ कार्स ऑन द हाईवे। मतलब एक लिमिट के बाद ये मेरा नंबर ऑफ कार्स है, ठीक है। एक लिमिट के बाद अगर नंबर ऑफ कार्स बढ़ते हैं तो वहाँ पर मेरी जो कार की स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ तक बात समझ में आती है। अब देखो नंबर ऑफ कार्स की स्पीड कम हो गई है तो वहाँ पर भी तो हमारा कुछ ना कुछ कॉस्ट लग रहा होगा ना, है ना। तो हम कॉस्ट इसके फॉर्म में कॉस्ट पढ़ते हैं, मतलब इस फॉर्म में नंबर ऑफ कार्स, स्पीड, कुछ ना कुछ कितना किलोमीटर है, इसमें कुछ ना कुछ कॉस्ट आ रही होगी। तो इस कॉस्ट को देखो सिंपल ऐसे पढ़ते हैं, एक बार देखो CT, देखो CT इक्वल्स TD प्लस M। अब ये है क्या, तो बच्चे देखो जो हमारा CT है, दिस ये हमारा है कम्यूटिंग कॉस्ट्स एज फंक्शन ऑफ T, यानी नंबर ऑफ कार्स, ठीक है। और T क्या है हमारा, यहाँ पर ये स्मॉल जो T है ये क्या है हमारा, कम्यूटिंग कॉस्ट है, यूनिट कॉस्ट बोल सकते हैं, यूनिट कॉस्ट T। यहाँ तक बात समझ में आती है, एक बार दोबारा देख लो।
ब्लर आ रहा है। एक बार दोबारा, ठीक है, यहाँ पर कॉस्ट है। अब देखो यहाँ पर हमारा डी से क्या है, डिस्टेंस, जितना ज़्यादा डिस्टेंस है ना। टी कम्युनिटिंग यूनिट कॉस्ट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, डिस्टेंस से क्या होगा, वेरिएंस होगा, वेरी होगा। और यहाँ पर जो मेरा एम है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, जो हम फॉरगन कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम और फॉर्म में लिखते हैं, तो जो हमारा सी टी है वो है टी डी प्लस एम। हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखो टी डी, एम क्या है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम कैसे लिखेंगे, तो देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लिखेंगे हम ऐसे। अब ये क्या है, तो यहाँ पर जो डब्लू है वो है वेज, आवरली वेज कितना दे रहे हो। डी से है हमारा हाईवे लेंथ, हाईवे की भी तो लेंथ डिपेंड करती है ना। एंड एस से क्या है हमारा स्पीड, ट्रैफिक स्पीड। तो हमारा टोटल कॉस्ट किस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में आएगा। तो ये हमारे टोटल कॉस्ट की क्या है, फॉर्मूला ये है हमारा टोटल कॉस्ट का। टी फॉर कम्युनिटिंग यूनिट कॉस्ट, डी फॉर डिस्टेंस, डब्ल्यू फॉर कितने वेजेस दे रहे हो, कितने आवर्स वेजेस दे रहे हो, डी से डिस्टेंस, और ये स्पीड है। ठीक है।